आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो पिछला हमारा सेशन था वहां पे हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और ये हमारी क्या थी, लास्ट स्लाइड थी। सारे बच्चे अब 1 घंटे आराम से तसल्ली से बैठ के सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। जहां कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए अपने अपने क्वेरी पुटअप कर लेने, ठीक है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसा ही है कि आपको ध्यान से सुनना है और जहाँ पे नहीं समझ में आए अपने अपने क्वेरी को पूछ लेना है, ठीक है। सो ये पिछली स्लाइड से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली स्लाइड का लिंक है अगली वाली स्लाइड से। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से एक बार। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये समझने का ट्राई किया था कि किस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओर अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, ठीक है। अब इस ओर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होगी और इन इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग कहते हैं, जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल मेथड है, सबसे कॉमन और सबसे इजीएस्ट फिजिकल मेथड है हैंड पिकिंग। यानी कि अगर आपके ओर में रॉक के पार्टिकल है, क्ले है, सैंड है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको ओर मिलेगा वो कंसंट्रेटेड ओर होगा। कंसंट्रेटेड ओर का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब नेचर में आपको मालूम है कि जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, जिस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, उसमें से कुछ मेटल क्या हमारे लीस्ट रिएक्टिव है कि, और कुछ की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, मीडियम लेवल की है, और कुछ की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है वो नेचर में क्या है, फ्री स्टेट में मिलते हैं, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइंड नहीं रहते हैं, ठीक है। सो वहां पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसी को सेपरेट करेंगे और आपको मेटल क्या है, मिल जाएगा प्योर स्टेट में, ठीक है। बट हर एक मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि जनरली क्या है, मेटल रिएक्टिव होते हैं और वो नेचर में अपने कॉम्बाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। सो उनको कॉम्बाइंड स्टेट से क्या करना है, फ्री करना है, और कॉम्बाइंड स्टेट से फ्री करने के मेथड को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो भी ओर है उसमें अवेलेबल जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी देखनी है कि उसमें अवेलेबल मेटल हाईली रिएक्टिव है या मिडिल रिएक्टिविटी का है या लेस रिएक्टिव मेटल है। अगर आपका हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। हम लोग क्विकली इसको रिकैप कर रहे हैं और इसका डिटेल में डिस्कशंस आगे भी, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारा, जो कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल का ओर है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि या तो ओर का कैल्सिनेशंस करते हैं या ओर का रोस्टिंग करते हैं। ये जो दोनों ही मेथड है ये दोनों ही हीटिंग मेथड है, बट कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और रोस्टिंग क्या है, ये एक ऐसा हीटिंग प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बट हर एक ओर का हम लोग कैल्सिनेशन नहीं कर सकते हैं और हर एक ओर का रोस्टिंग में नहीं कर सकते हैं। कैसे ओर का कैल्सिनेशन करना चाहिए, तो कार्बोनेट ओर का हमें हमेशा ही कैल्सिनेशन करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे हम लोगों ने जिंक कार्बोनेट लिया है और जिंक कार्बोनेट का जब कैल्सिनेशन करेंगे यानी कि हीटिंग करेंगे इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, या कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा कि आपका ये जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई भी मेटल कार्बोनेट है तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही है बातें। अब हमारा जो दूसरा है वो है सल्फाइड ओर है। अगर सल्फाइड ओर हो तो उसका रोस्टिंग करते हैं। क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग भी एक हीटिंग प्रोसेस है, बट दैट हीटिंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप किसी भी मेटल के सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हो तो फिर से वंस अगेन यू विल गेट द मेटल ऑक्साइड, फिर से आपको मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। अब इस मेटल ऑक्साइड का अगर रिडक्शन कर दें यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे ही आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा और मेटल को प्योरीफाई कर लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल के ओर का आप एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब जो तीसरा हमारा सेक्शन है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर का है। सो जनरली लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर
सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। और सल्फाइड ओर को जब आप हीट करोगे, रोस्ट करोगे, ठीक है ना। रोस्टिंग क्या है, फिर से वंस अगेन, इट इज अ हीटिंग प्रोसेस एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो रोस्ट जैसे ही करेंगे तो आपका सल्फाइड ओर डायरेक्टली क्या है, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेटल को आपको क्या कर लेना पड़ेगा, रिफाइन कर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मेटल के ओर को क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई है बातें, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जो दूसरी स्लाइड है, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अगर कोई मेटल है और एक्टिविटी सीरीज में वो लो में है, अगर उसके ओर आपके पास हो तो उसको किस तरीके से आप क्या करेंगे, फ्री करेंगे, ठीक है। तो मेटल विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो आप अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर को डायरेक्टली अगर रोस्ट कर दो तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन के कारण क्या है, इसमें अवेलेबल जो भी नॉन मेटल्स अटैच होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इससे दूर चले जाएंगे, या कह सकते हैं आपको प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मरकरी सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड को अगर आप क्या करो, रोस्ट करो, तो ये पहले मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर आप इसको जब हिट करेंगे तो आपको प्योर मरकरी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट में आ जाएगा, फ्री स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर हमारा क्या है, एक लेस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर कॉपर हमारा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में है, तो इसको रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर कुछ मॉलिक्यूल्स कॉपर ऑक्साइड के जो बच गए हैं, और जो कॉपर ऑक्साइड मिला है आपको, वो फिर से कॉन्टिन्यूस हीट तो आप सप्लाई करते ही रहेंगे, तो फिर से ये रिड्यूस होके आपको कॉपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर को आप क्या कर सकते हैं, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अगर कोई भी मेटल हमारा मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज का है और उसके ओर आपको मिलते हैं, तो उसको किस तरीके से हम लोग उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जरा इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सो मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, लेड आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। इस तीन फॉर्म में मिल सकते हैं मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल के ओर। किस फॉर्म में मिलेंगे तो एक फॉर्म है आपका ऑक्साइड का फॉर्म, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है, सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, और तीसरा फॉर्म क्या है, कार्बोनेट का फॉर्म। बैठ जाएंगे, कार्बोनेट का फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड को जैसे ही आप रिड्यूस करोगे तो प्योर जिंक मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता था, ऑक्साइड ही तो मिलता था। बट नेचर में ही कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइंड स्टेट में है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या करना है, रिडक्शन ही करना है, ठीक है। बट यहीं पे जिंक का सल्फाइड अगर अवेलेबल है और जिंक का कार्बोनेट है, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रोस्ट करना पड़ेगा। अगर जिंक सल्फाइड है तो क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड को जब आप रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग क्या है, एक हीटिंग प्रोसेस है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो जिंक सल्फाइड का जैसे ही आप रोस्टिंग करेंगे आपको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब मान लो कि जिंक हमारा सल्फर के साथ नहीं कॉम्बाइंड स्टेट में है, अब जिंक हमारा कार्बोनेट के साथ कॉम्बाइंड स्टेट में है, तो क्या करना चाहिए, तो क्या अभी रोस्टिंग कर सकते हैं इसका, तो रोस्टिंग नहीं करेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कैल्सिनेशंस करेंगे। कैल्सिनेशंस भी क्या है, हमारा हीटिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। और इस हीटिंग प्रोसेस में फिर से हमें क्या मिलेगा, बट ये हीटिंग प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। बहुत बार पूछा गया है रोस्टिंग और कैल्सिनेशंस के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन। तो आपको लिखना पड़ेगा, रोस्टिंग इज ए हीटिंग प्रोसेस इन एंड इन दैट प्रोसेस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से
once again calcination is also a heating process but it take place in the absence of oxygen. So आपका calcinations कब करते हैं? जब आपके पास कार्बोनेट ओर हो, और रोस्टिंग कब करते हैं? जब सल्फाइड हो। बट दोनों का ही इन प्रोडक्ट क्या है? मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। अब जब मेटल ऑक्साइड मिल रहा है तो मेटल ऑक्साइड को अब क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए जनरली हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये चीपर भी होता है। ठीक है, सो कार्बन को जैसे ही जिंक ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शंस करवाओगे तो आपको जिंक मिल जाएगा और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने जिंक को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपके पास मान लो कि सबसे पहले जिंक ऑक्साइड का ओर है, जिंक सल्फाइड का ओर है, मान लिया कि जिंक सल्फाइड का ओर है, क्या करेंगे? सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे ओर को। ओर में जो रॉक पार्टिकल होगा, जो भी क्ले पार्टिकल होगा, इसको फिजिकल मेथड से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हमें जो ओर मिलेगा वो कंसंट्रेटेड ओर होगा। अब ये कंसंट्रेटेड ओर को हमें क्या करना पड़ेगा? रोस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको रोस्ट करेंगे तो रोस्टिंग के लिए ये आप रिएक्शंस लिखेंगे। रोस्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। और जिंक ऑक्साइड का जैसे ही हम लोग रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्री जिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से जिंक आपका जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में है तो डायरेक्टली आपको इस स्टेप में चला आना है, ना तो आपको कैल्सिनेशन करने की जरूरत है, ना ही रोस्टिंग करने की जरूरत है। बट आपका जिंक ऑक्साइड के जगह पे जिंक कार्बोनेट है तो क्या करोगे? तो जिंक कार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग? कैल्सिनेट करेंगे या इसका कैल्सिनेशन करेंगे, और कैल्सिनेशन करने के कारण आपको फिर से मिलेगा जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का हम लोग क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। सारे बच्चों को याद होना चाहिए। एक दो बार मैंने इसलिए रिपीट किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अब क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग रिडक्शंस के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं ये कार्बन ले रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए, हाँ बताइए। तो लिंक तो तुमको तो ये ग्रुप पे अवेलेबल है वैसे, ठीक है ना? लिंक कभी भी मैं चेंज नहीं करता हूँ, जो सेम लिंक मैंने ग्रुप पे सेंड कर रखा है। क्या? हाँ मीट का, हाँ गूगल मीट का, उसी लिंक से हमेशा ही ज्वाइन करना है। वो लिंक तुम्हारे थ्रू आउट द ईयर के लिए है। ठीक है, ठीक। सारा हो इस वाले आईडी से, राहुल शर्मा वाली आईडी से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जिंक सल्फाइड का अगर जो ओर है, अगर जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड से किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जिंक सल्फाइड का हमने बोला कि रोस्टिंग करना पड़ेगा, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? जब जिंक सल्फाइड का आप रोस्टिंग कर रहे हो तो जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। इसी तरीके से आप जिंक कार्बोनेट का अगर कैल्सिनेशन करेंगे तब भी आपको जिंक ऑक्साइड ही मिलेगा। और अगर आपको नेचर में जिंक जिंक ऑक्साइड के ही फॉर्म में है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है। जिंक सल्फाइड होगा तो पहले इसको रोस्ट करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जिंक कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेट करके इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, या तो फ्री स्टेट में ही, या तो आपको जिंक ऑक्साइड के ही फॉर्म में नेचर में कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेगा। तो इन तीनों ही सिचुएशंस में फाइनली आपको कार्बन के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है, कार्बन को जब आप यूज करेंगे तो ये रिड्यूस नहीं हो पाता है कभी कभी, ठीक है ना? जिंक ऑक्साइड के केस में तो हो जाएगा, बट कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसको आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे कार्बन से, तो उस सिचुएशंस में हमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट को यूज करना पड़ता है या मेटल को यूज करना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। समटाइम्स reactive metal like the sodium, calcium, aluminium are used as the reducing agent
टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। कभी कभी मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, मेटल को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोर रिएक्टिव मेटल का यूज करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में है मैग्नीज ऑक्साइड। अब मैग्नीज ऑक्साइड्स को अगर कार्बन से रिड्यूस करवाना चाहोगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा। रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो इस केस में यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, और एल्यूमिनियम क्या कर देगा, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, और इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और मैग्नीज मिलेगा। बट इस प्रोसेस में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो मेटल का करवा रहे हो, एक मोर रिएक्टिव मेटल से करवा रहे हो, तो इस सिचुएशंस में हीट का काफी ज्यादा क्या होता है, एवोल्यूशंस होता है, या हीट का फॉर्मेशंस होता है। इस कारण से इस वाले रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं, और इस रिएक्शन का नेम थर्माइट रिएक्शन भी है। तो थर्माइट रिएक्शन बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हीट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशंस हो रहा है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड द मेटल आर ऑब्टेन्ड इन द मोल्टेन स्टेट। तो ये मैग्नीज आपको किस स्टेट में मिलेगा, मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, पिघले हुए अवस्था में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में काफी ज्यादा हीट का फॉर्मेशन होता है, और ये इस हीट के प्रेजेंस के कारण ये मैग्नीज क्या है, मोल्टेन स्टेट में आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसी कारण से इस रिएक्शन को सच रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। द रिएक्शंस बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शंस करवाओ तो फिर से थर्माइट रिएक्शंस होगा, और आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में आयरन मिलेगा। बट आयरन किस स्टेट में मिलेगा, इस हीट के फॉर्मेशंस के कारण ये मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। और इसी रिएक्शंस का हम लोग यूज करते हैं रेल ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, या ब्रोकन मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इसी रिएक्शंस का यूज किया जाता है। ठीक है, सो द रिएक्शंस बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन द रेल ट्रैक्स, ब्रोकन मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेल्डिंग मशीन है, और यहाँ पे इसी वेल्डिंग मशीन में बेसिकली यही रिएक्शंस हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, किसका रिएक्शन हो रहा है, तो आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाया जा रहा है। और एल्यूमिनियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और आपका बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में आयरन मिलेगा। आयरन किस स्टेट में मिलेगा, तो हीट के एवोल्यूशंस के कारण, हीट के फॉर्मेशंस के कारण यहाँ पे आयरन मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, और जो आपका रेल ट्रैक का बीच में ब्रोकन हिस्सा होगा उसमें ये मोल्टेन आयरन क्या होगा, चला जाएगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, और ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, और ये दोनों ही ट्रैक क्या हो जाएंगे, फिर ज्वाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, थर्माइट रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। अब अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। किसी जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने अपने क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं कि अगर कोई भी मेटल हमारे टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में है और उसका ओर है, तो आप किस तरीके से उस ओर से उस स्पेसिफिक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसा मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन अभी हम लोग समझने वाले हैं। सो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम, सोडियम, calcium, aluminium cannot be obtained from their ore by the simple heating or by heating with the reducing agent. Simple heating process से आप यहाँ पे इस मेटल को कॉम्बाइन स्टेट से फ्री स्टेट में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसके बीच की बाउंडिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। एक सिंपल वे से यहाँ पे आप जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड आयन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय द सिंपल हीटिंग और बाय द हीटिंग विद द रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन कैसा करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड को पहले हमने क्या किया कि इस जार में डाला है, और सोडियम क्लोराइड को पहले हमने फर्नेस में डाल के मेल्ट किया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। बट अगर आप कॉन्टिन्यूस हीट सप्लाई करते रहोगे
और टेम्परेचर को काफ़ी ऊपर ले जाओगे तो सोडियम क्लोराइड भी आपके मोल्टेन स्टेट में आएगा। अब जैसे सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में आएगा तो इसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और सोडियम कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और क्लोरीन क्या होगा, क्लोराइड आयंस के फॉर्म में यानी कि नेगेटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब क्या है कि आपका जो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है इस जार में रखा है और यहाँ पे हमने दो यानी कि रॉड लिए हैं, ये मेटालिक रॉड ले सकते हैं, ग्रेफाइट की रॉड ले सकते हैं। अब इनको हमने सेल से कनेक्ट किया है, सेल की जगह पे आप बैटरी को भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो एक तरफ का जो टर्मिनल है वो बेसिकली सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा जो टर्मिनल है वो सेल के क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी कि ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एनोड कहलाएगा और ये टर्मिनल हमारा कैथोड कहलाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा इस पॉजिटिव टर्मिनल पे, क्योंकि क्लोरीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी है। वहीं पे आपका सोडियम कैटायन जो है, सोडियम जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव क्या है, टर्मिनल है। और यहाँ पे जब ये डिपॉजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, सोडियम का एटम डिपॉजिट होने लगेगा। तो एनोड पे आपको, कैथोड पे आपको प्योर सोडियम इकट्ठा हो जाएगा और कैथोड को जब आप बाहर निकालोगे तो प्योर सोडियम आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या सीखा, तो किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को आप अलग अलग मेथड से उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल में डिस्कशंस किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमें सीखना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब एक्सट्रैक्शंस कर लेते हैं तो कुछ सिचुएशंस में हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसका हर एक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है कि फ्री स्टेट में आ जाता है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में होते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स अभी भी कह सकते हैं कि कॉम्बाइंड स्टेट में होंगे। उस सिचुएशंस में हमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल का यूज करना पड़ता है। फिर से एक बार मेटल को हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। ये एक्सट्रैक्शन के बाद का स्टेप है, हमेशा ही मेटल को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है ओर से, इसके बाद हमें मेटल को क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे वाइडली यूज्ड होने वाला रिफाइनिंग मेथड है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अभी हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का, और इम्प्योर कॉपर आपने एक्सट्रैक्शंस किया और आपको कॉपर जो मिला वो इम्प्योर कॉपर है आपके पास। अब इसको क्या करना है, आपको प्योर बनाना है। ठीक है, कॉपर तो है बट इम्प्योर है, तो इसको आप क्या करेंगे, प्योर करने के लिए हम लोग एक एनोड टर्मिनल बनाएंगे। एक टर्मिनल यानी कि इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में एक आपका एनोड टर्मिनल है, दूसरा कैथोड है। तो आ जाइए प्लीज। ठीक है, तो ये जो एनोड है आपका, ये एनोड बेसिकली क्या होता है, इम्प्योर मेटल का हम लोग लेते हैं और कैथोड क्या लेते हैं, एक प्योर मेटल का पतले। अब मान लो कि इम्प्योर कॉपर से आपको क्या करना है, रिफाइन करना है प्योर कॉपर को। ठीक है, तो आप इस प्योर कॉपर का पतला सा रिबन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इम्प्योर कॉपर का मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कॉपर के रिफाइनिंग के बारे में ही पूछा जाता है। कॉपर को कैसे रिफाइन कर रहे हैं, तो मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाएंगे और कैथोड किसका लेंगे, तो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है उस मेटल का जो इम्प्योर फॉर्म है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, उसका एनोड बनाएंगे और उसी मेटल का आपको कैथोड लेना है, बट ये क्या होगा, पतला सा एक स्ट्रिप हो। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या है कि चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, अगर आप कॉपर, इम्प्योर कॉपर को आप क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे आपको एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉल्ट लेना पड़ेगा, उस मेटल का क्या लोगे, सॉल्ट लोगे। तो चूंकि हम लोग कॉपर को, इम्प्योर कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग
लेंगे कॉपर सल्फेट लेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेंगे। समझ में आई बात है? ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, तो इसमें हमें यहाँ पे हम लोग इम्प्योर कॉपर का हमने एनोड लिया है और एक प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप ली है। ठीक है, यहाँ पे तो ये कैथोड टर्मिनल है। कैथोड टर्मिनल कैसे है, तो जो पतली वाली स्ट्रिप है उसको बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और मोटी सी जो अपने एनोड बनाई है जो कि इम्प्योर कॉपर की है या इम्प्योर मेटल की है, उसको आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या लिया है, तो कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिया है। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट से जैसे ही आप यहाँ पे की को क्लोज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, तो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, और इस कारण से इस एनोड से आपका जो कॉपर है वो कॉपर के आयंस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट करेंगे, और जितना कॉपर का आयन यहाँ से क्या होगा, डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ही कॉपर के आयंस इस कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, और जब ये डिपॉजिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके एनोड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉपर आयन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जा रहा है, और जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर आयन जा रहा है उतना ही कॉपर आयन क्या हो रहा है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है और कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे एनोड पूरा कोरोड हो जाएगा, और नीचे में जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन होगी, जिसको कहते हैं एनोड मड कह सकते हैं या इम्प्योरिटीज कहते हैं, और यहाँ पे जो पतला सा रिबन है वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, और इस पे पूरा का पूरा प्योर कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। समझ में आई बातें या नहीं आई? एक बार हम लोग इसके लिटरेचर के गो थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो आप अगर लिटरेचर के गो थ्रू जाएंगे, यहाँ पे लिखा ऑन द पासिंग द इलेक्ट्रिक current through the electrolyte, the impure metal from anode dissolve into the electrolyte, an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is called anode mud. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से आप किसी भी मेटल को, इम्प्योर मेटल को रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने इम्प्योर कॉपर का लिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? हाँ पूछो। यहाँ पे जो आपका इम्प्योर कॉपर के अंदर में कौन कौन सा आयन है ये डिस्कस नहीं किया गया है। कॉपर सल्फेट का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है एग्जैक्टली वो एज इट इज ही रहेगा। अब जो जितना कॉपर आपका यहाँ आ रहा है उतना ही कॉपर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इंटैक्ट जो कॉपर के आयंस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में थे वो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो एज इट इज है, क्योंकि जितना भी कॉपर यहाँ से ये डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में उतना ही कॉपर क्या हो रहा है कि कैथोड पे जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आयन के फॉर्म में या कॉपर जो कंबाइंड स्टेट में जितना है उतना ही रहने वाला है, इस पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। और ये जो मड आपका बना है ये इम्प्योरिटीज जो थी इस कॉपर में वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे सेटल डाउन हो गई है। समझ में आया है या नहीं आया सारा? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कोरोजन के बारे में समझते हैं। अब कोरोजन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके भी पहले हम लोगों ने कोरोजन को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था, बट मेटल एंड नॉन मेटल में फिर से एक बार पढ़ना है। ठीक है, सो द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोडेड when they are exposed to the moist air for the long period of time. This is called corrosion. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही कोरोजन होता है, आपका सिल्वर का भी कोरोजन हो जाता है, कॉपर का भी कोरोजन हो जाता है, और दूसरे में भी मेटल क्या होते हैं, कोरोड होते हैं। ठीक है, कोरोड होने से बहुत सारा मेटल का नुकसान भी होता है। ठीक है, सिल्वर बिकम ब्लैक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तीनों पॉइंट से, इसीलिए इस तीनों पॉइंट को मेंशन किया गया है यहाँ पे।
कह रहा है क्या, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट विद द एयर टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अब क्या है कि सिल्वर को अगर एक्सपोज करोगे एयर में, तो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी अवेलेबल होता है, तो उसमें जो अवेलेबल सल्फर है उसके साथ सिल्वर क्या करता है रिएक्शंस करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इस कारण जो सिल्वर के ऑर्नामेंट होते हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें। फिर आप इसको क्लीन कर देंगे, फिर से साइन होने लगेगा, बट आपका ऊपर का जो लेयर है, सरफेस है, वो सिल्वर का क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपर, कॉपर रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होते हैं, कॉपर क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस नहीं करता है, पहले ही हमने बता रखा है मेटल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, और जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो सबसे पहला टॉपिक था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ मेटल ऐसे भी थे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, कॉपर उसमें से एक है। सो कॉपर बेसिकली अगर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्शंस करेगा, तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करता है। जनरली आप देखते हो कि कॉपर का जो भी यूटेंसिल्स होता है, बरसात के दिनों पे वहाँ उस पे ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, और वो ग्रीन पैचेस जो है कॉपर कार्बोनेट के कारण आता है, क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कॉपर कार्बोनेट का ही कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो वो ग्रीन पैचेस आपको कॉपर के वेसल्स पे या यूटेंसिल्स पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। जो लास्ट है हमारा वो आयरन के कोरोजन के बारे में है। सो आयरन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। सो आप देखा होगा कि आयरन को अगर आप खुले में रखें तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है, और इस पे ब्राउन कलर के एक भुरभुरा सब्सटेंस क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसको रस्ट कहते हैं, या आप आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आयरन का कोरोजन होता है। तो यहाँ पे हमने कोरोजन को डिस्कस किया है। अब जो लास्ट स्लाइड है वो प्रिवेंशन के बारे में है कि हाउ कैन बी प्रिवेंट द कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो सबसे पहला है अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस। आपने देखा होगा जो हार्डवेयर का शॉप होता है वहाँ पे बहुत सारे यानी कि हार्डवेयर इक्विपमेंट को कि ऑयल या ग्रीस में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, और जब आप परचेज करने के जाओगे तो आपको क्लीन करके दे देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर शॉप में वो ऑयल और ग्रीस में इसको डिप करके आयरन के पार्ट्स को नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग एक मेथड है जिससे आप कोरोजन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा है अप्लाइंग पेंट। अब मान लो कि आयरन का कोई आर्टिकल है, आपका आयरन का विंडो है या आयरन का चेयर है, अब उसको आप कोरोजन से क्या करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, पेंट लगा दोगे, और पेंट लगाने के कारण आपका आयरन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और कोरोजन होने से बच जाएगा। तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर में, और इस तरीके से आयरन का क्या हो जाता है, कोरोजन स्टॉप हो जाता है। समझ में आ रही है बातें। अब इसके बाद है बाय टिनिंग। टिनिंग का मतलब है टीन का एक लेयर चढ़ा देना, और इससे भी कोरोजन को आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एक मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम, हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर में एक लेस रिएक्टिव मेटल का क्या कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और इस कारण से आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कोरोड होने से क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, बाय एलॉइंग। एलॉइंग एक वे है जिसमें हम लोग मेटल या नॉन मेटल के साथ या मेटल को ही मेटल के साथ मिला के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और उसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं, और एलॉइंग मेथड से आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एलॉय क्या है इसके बारे में पूछा जा चुका है काफी बार बोर्ड में, सो इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, सो एलॉय के बारे में लिखा है यहाँ पे, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इस फैक्ट को याद रखना है, एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या तो ये दो या दो से अधिक मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होगा,
या इसमें एक नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे एलॉय के एग्जाम्पल है। सो आयरन मिक्सड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन को में कार्बन मिला के आप आयरन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील या स्टील की हम लोग बर्तन यूज करते हैं या रेलिंग बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयरन को मिक्स कर देते हैं निकल के साथ एंड क्रोमियम के साथ। इससे आयरन ज़्यादा शाइनी भी दिखने लगता है, इसका कोरोजन भी जल्दी नहीं होता है। ब्रास के मेडल दिए जाते हैं, इसमें कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है। ब्रोंज का भी मेडल होता है, इसमें कॉपर और टीन मिक्स होता है। शोल्डर का बेसिकली यूज किया जाता है आपको रेडियो वगैरह की वायर को सोल्डरिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो ये लेड और टीन का होता है। और अमलगम क्या है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर किसी भी मेटल का मिक्सचर है मरकरी के साथ तो इसको अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे एलॉय है और इस सिचुएशंस में आपका मेटल का कोरोजन होता नहीं है। तो यहाँ तक ये हमारी लास्ट स्लाइड थी और आपका पूरा का पूरा मेटल और नॉन मेटल डिस्कस हो गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे या जितने भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट थे सारे हम लोगों ने इस सेशंस में लिए हैं। अब क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करना है, इसके टर्म्स को मेमोराइज करना है, एक दो बार रिविजन करना है, तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम लोग सेशन से यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेंगे 1 मिनट का और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंटेक्स क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे।